नमस्कार दोस्तों। 2014 की कश्मीर बाढ़ में बची एक लड़की के जीवन की वास्तविक कहानी को लेकर हम हाजिर हो रहे हैं। दोस्तों, ये एक काल्पनिक रचना है। कुछ रिश्ते खून के होते हैं, कुछ रिश्ते समाज में रहते हुए संबोधन के होते हैं, तो कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो जहन में उगते रहते हैं। उनका कोई नाम नहीं होता, लेकिन उसकी खुशबू आपकी आंखों में बरसकर मुस्कान में मिलकर हाथों के जरिए किसी के माथे को छूती है तो बरसों से दबी कोई ख्वाहिश पांव पसारने लगती है। 12 साल से सूनी पड़ी मेरी गोद भी उस समय अपनी किस्मत के आगे हाथ फैला देती है, जब उस बिन की बच्ची की आंखें दरवाजे की ओट से रोज मुझे हसरत भरी निगाहों से तकती रहती है। मेरे पैरों की थाप में उसके घर के दरवाजे की चींची की आवाज का घुलना जैसे रोज एक नई सुबह का दरवाजा खुल जाता है। उसे पता नहीं कैसे मेरी सीढ़ी उतरने की आवाज महसूस हो जाती है और वो दरवाजे की ओर से झांकते हुए एक मुस्कुराहट की पुड़िया मेरे हैंडबैग में डाल देती है, जिसके बदले में रोज एक टॉफी उसमें से निकलकर उसकी हथेली में आ जाती है। तुमने इसकी आदत बिगाड़ दी है रोशनी बेटा, रोज रोज मत दिया करो ये टॉफी। उसके दादाजी ने दरवाजे पर खड़ी परी के सर पर हाथ रखते हुए मुझसे कहा, आदत ही तो है, बिगड़ती है तो कोई बात नहीं, बदले में रिश्ते सुधर जाते हैं, तो ऐसी आदतों का बिगड़ना अच्छा ही है। हर बार की तरह दादा पोती मुस्कुरा कर रह गए और मैं अपनी गाड़ी से ऑफिस के लिए निकल गई। शाम को लौटी तो परी के घर के बाहर मैंने मजमा जमा देखा। लोगों की भीड़ इतनी ज्यादा थी कि मुझे अपने फ्लैट तक जाने वाली सीढ़ियां दिखाई नहीं दे रही थी। एक बार तो मुझे लगा दादाजी की तबीयत ठीक नहीं, इसलिए शायद, लेकिन जैसे जैसे मैं उसके दरवाजे की ओर बढ़ती गई, दादाजी के रोने की आवाज और तेज होती गई। यूं लगा मेरी छाती में कोई भारी पत्थर बंध गया है। मैं भीड़ को जोर से धकेल कर दादाजी के पास पहुंची और उनके घुटने पर हाथ रखकर फर्श पर बैठ गई। दादाजी ने अपने दोनों हाथ अपने माथे से हटाकर मेरे माथे पर रखे और रोते रोते जो कहा वो मुझे बिल्कुल सुनाई नहीं दिया। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे उन्होंने अपने सर से कोई चीज उठाकर मेरे सर पर रख दी हो। पीछे से और भी आवाजें आ रही थी जो मेरे कानों से गुजरकर छाती पर पड़े पत्थर से टकराकर लौट लौट जा रही थी। मेरी आंखों के सामने दुनिया अंधेरी गलियों में गुजरती हुई रोशनी का गुच्छा हो रही थी, जिसे पकड़ने के लिए मैं बेतहासा भाग रही थी, लेकिन छाती पर पड़े पत्थर का वजन लगातार बढ़ता ही जा रहा था। अब एक एक कदम आगे बढ़ना मुश्किल होता जा रहा था। तभी मुझे अपने माथे पर आलोक के हाथ का स्पर्श महसूस हुआ। मैं झट से उठकर बैठने की कोशिश करने लगी, तभी लगा जैसे सीने का पत्थर अब भी उतना ही भारी लग रहा है। मैंने लेटे लेटे ही आलोक से पूछा, आलोक, परी कहाँ है? आलोक ने मेरा हाथ थामते हुए कहा, पुलिस उसे ढूंढ रही है, हम लोगों ने थाने में रिपोर्ट लिखवा दी है, अखबार में भी उसकी फोटो दे दी है, चिंता मत करो, दिल्ली की पुलिस बहुत एक्टिव है, जल्दी ही मिल जाएगी। मुझे अब भी यकीन नहीं हो रहा था। मुझे उस भीड़ की आवाजें स्पष्ट हो गई थी। कोई कह रहा था, मैं समझा कोई परिचित होगा दादाजी का, कर रहा होगा कोई बातें। मैंने ध्यान ही नहीं दिया। किसी ने कहा, अंधेरा होने लगा था तो उस आदमी का चेहरा भी पहचानना मुश्किल था मेरे लिए। हाँ, परी को हंसते हुए देखकर मैं भी यही समझता था कि कोई परिचित है। कोई पूछ रहा था, जब उठाकर ले जा रहा था तो चिल्लाई क्यों नहीं? बोल पाती होती तो ये नौबत ही ना आती। ले जाने वाला जानता था कि परी बोल सुन नहीं सकती है। आज तो उसका जन्मदिन भी है, तभी तो दादाजी इसके लिए घर में गुब्बारे और फीते सजा रहे थे। मुझे लगा जैसे मेरी देह बिस्तर पर लेटे लेटे ही पत्थर से रेत का ढेर हो गई है। देखो बेटी, हमारे खानदान में पहला बच्चा लड़का ही हुआ है। लड़की के जन्म पर हमें कोई एतराज नहीं। दूसरी बार में लड़की हुई तो हम उसे नाजों से पालेंगे, लेकिन इस बार हमारी बात मान लो। कुछ कहने सुनने का मौका नहीं दिया गया था परी की माँ को। पति ने दोनों हाथ पकड़ लिए थे और ससुर ने नाक बंद कर बोतल उसके मुंह में उधेल दी थी। उसने मुंह में उंगली डालकर उल्टी करने की कोशिश की तो पति ने उसके हाथ पकड़कर बिस्तर पर लिटा दिया था
और सर पर हाथ फेर कर पुचकारने लगा, देखो, हमने कभी तुम पर कोई जुल्म नहीं किया, हमेशा प्रेम से रखा है, तुम्हें सारी खुशियां और आराम दिया है। तुम हमारी खुशी के लिए एक बात नहीं मान सकती? ताऊ के घर दोनों बेटे हैं, पुश्तैनी जायदाद में बराबर का हिस्सा चाहिए, तो हमें बेटों को जन्म देना ही होगा। वसीयत में भी तो यही लिखा गया है। सोचो, यदि हमारे पास करोड़ों की जायदाद आ जाएगी तो तुम्हारे बेटे को जीवन में नौकरी के लिए कोई संघर्ष नहीं करना पड़ेगा। वह कुछ कह पाती उससे पहले ही बेहोश हो चुकी थी। डॉक्टर ने जैसे तैसे माँ की जान बचाई और कहा कि ऐसे में गर्भपात करने से माँ की जान जा सकती है। जो पैसे कोख गिराने के लिए डॉक्टर ने लिए थे वो माँ की जान बचाने और मामला रफा दफा करने के एवज में डॉक्टर ने रख लिए। किस्मत ने परी की माँ के शरीर का जहर चूस लिया था। परी को बचा लिया। परी को बचाए रखने के लिए माँ को जिंदा रखा, लेकिन परी को जन्म देते हुए हिम्मत हार गई। बेटी का मुंह देखने से पहले ही मौत का मुंह देख लिया उसने। परी टकटकी लगाए पिता को देखती रही, रोई भी नहीं, जन्म के समय भी नहीं। माँ की मौत का सदमा कह लें या उस दवाई का असर। जान तो बच गई थी, लेकिन एक ऐसी जान जो सिर्फ सांस लेती थी और खुद को सांस लेते देख सकती थी, न बोल सकती थी, न सुन सकती थी। आज 8 दिन हो गए हैं, मैं ऑफिस नहीं गई, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं उस सीढ़ी से उतरना नहीं चाहती थी जिस पर परी की आंखें दरवाजे की ओर से एकटक मुझे देखती रहती है, मुस्कुराती नहीं। आंखों में बस एक ही सवाल, उस दिन तुम छुट्टी लेकर मेरे लिए एक नई ड्रेस खरीदने अपने साथ बाजार ले जाने वाली थी। तुम मुझे उस दिन बाजार ले जाती तो मेरे साथ ये सब ना हुआ होता। टीवी पर खबरें सुन सुनकर मेरे कान पक गए थे। 6 महीने की बच्ची के साथ हुई दरिंदगी, 6 साल की बच्ची का यौन शोषण, 16 साल की बच्ची के साथ गैंगरेप। लग रहा था जैसे पूरी दुनिया बहसी हो गई है और इस बहसी दुनिया में परी अकेली। न जाने क्या हुआ होगा उसके साथ, कौन ले गया होगा। जायदाद को लेकर जिन लोगों पर शक था उनका इंसानियत का इम्तिहान हो चुका था। ताऊ जी ने पुश्तैनी जायदाद को अपने दोनों बेटों और परी के नाम बराबर हिस्सों में पहले ही बांट दिया था, और फिर परी के दादाजी का जायदाद से मोह उसी दिन खत्म हो गया था जिस दिन परी को उसकी गोद में छोड़कर उसकी माँ जा चुकी थी। मामूली सी दवाई माँ की जान ले गई। ये उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था। उसी पाप का प्रायश्चित वो कर रहे थे। ये परी की परवरिश और उसकी परी के लिए प्यार देखकर कोई भी कह सकता था, लेकिन ये प्रायश्चित परी की आवाज नहीं लौटा सकता था। रोशनी, इतना दिमाग पर जोर दोगी तो तबीयत तो फिर बिगड़ जाएगी। मेरी आंखों में भर आई लालिमा को देखकर आलोक ने कहा। मैं कुछ बोल नहीं पाती हूँ, मुंह से बोल निकलने से पहले आंखों से आंसू छलक पड़ते हैं। आलोक, उस दिन मैं उसे साथ ले गई होती तो कितना अच्छा होता। क्यों विधाता की करनी को अपने कर्मों से जोड़ रही हो? जो होना होता है होकर रहता है। सोचो, तुम उस दिन परी को साथ ले गई होती और बाजार में दुर्घटना घट गई होती तो क्या तुम खुद को माफ कर पाती? आलोक की बातों ने घटना को एक नए सिरे से सोचने पर विवश कर दिया। घटनाएं हमारे वश में नहीं होती, हमारे जरिए होती है। मैं इस दुर्घटना में शामिल ना होकर भी शामिल हूं, और प्रायश्चित में भी। आलोक ने चाय मेरे हाथ में थमाते हुए कहा, चलो उठो, ऑफिस का टाइम हो गया है। आज मैं तुम्हें छोड़ आता हूं ऑफिस, शाम को लेने भी आ जाऊंगा। कल से खुद ही चली जाया करना। मैंने चाय खत्म की और जैसे ही हैंडबैग उठाया मेरे मुंह से चीख निकल गई। मेरे पूरे हाथ पर लाल चींटियां चल रही थी। आलोक ने झट से मेरे हाथ से बैग ले लिया और जमीन पर पटक दिया। परी के जन्मदिन के लिए मैंने कुछ चॉकलेट्स खरीदी थी उसे देने के लिए, और उस दिन की घटना के बाद बैग का कुछ काम ही नहीं पड़ा तो कोने वाली टेबल पर पड़ा रह गया। इन 8-10 दिनों में चींटी ने सारी चॉकलेट्स को कुतर कुतर कर खा लिया था और अब भी उसके रैपर से चिपकी हुई थी। मेरे हाथ से चींटियां धीरे धीरे परी के हाथ पर चढ़ने लगी थी। मैं एक एक करके चींटियों को उसके हाथ से निकाल रही हूँ, लेकिन वो उसकी त्वचा को कुतर कर उसके हाथ में छेद कर उसमें घुसने लगती है। परी के हाथों से खून निकल रहा है।
लेकिन वो चीख नहीं पा रही है। अचानक चींटियां छोटे छोटे हाथों में बदल जाती है, फिर हाथ धीरे धीरे बड़े होने लगते हैं। मेरे सपने मुझे जीने नहीं दे रहे थे और मैं अपने इस विश्वास को मरने नहीं दे रही थी कि परी को कुछ नहीं हुआ है। वो जहां भी है सलामत है, सही सलामत है। परी अंधेरे कमरे में डरी सहमी सी पड़ी है। उसे नहीं पता कि वो कहाँ है। 2 महीने हो चुके हैं, वो घर से बाहर नहीं निकली है। खाना पानी दे दिया जाता है, लेकिन वो 2 महीने से नहाई तक नहीं है। बालों में कंघी न होने से जुएं पड़ गए हैं। दोनों हाथ से खुजा खुजा कर बाल जटा हो चुके हैं। बाजू में संडास की बदबू जब बर्दाश्त के बाहर हो गई तो परी ने उस आदमी को इस बात के लिए हाँ कर दिया। इसके लिए पिछले 2 महीनों से वो मना करती आई थी। उस साहसी लड़की का साहस पूरे कमरे में बदबू बनकर घुल चुका था। उसके कपड़े इन 2 महीनों में वैसे भी इतने गंदे हो चुके थे और चेहरे का हाल इतना बदतर कि कोई भी उसे गरीब पागल लड़की समझकर भीख दे देता। उसकी हामी के बाद उसे हाथ में एक कटोरा पकड़ा दिया गया था। वो सुबह से भूखी प्यासी भीख मांगने निकल जाती और कोई भी पैसे के अलावा कुछ देता तो खाकर शाम को पैसे उस आदमी के हवाले कर देती। बदले में आदमी उसे रात का खाना दे देता। 4 दिन हो गए थे उसे भीख मांगते हुए, लेकिन अब भी उसे नहाने के लिए कपड़े और साबुन नहीं दिया गया था। कुछ दिन तक तो उसने गौर किया था कि कोई आदमी हमेशा उसके पीछे रहता है, लेकिन जब उन लोगों को यकीन हो गया कि अब लड़की भागकर कहीं नहीं जाएगी तो उसका पीछा करना बंद कर दिया था। इस बात का फायदा उठाकर परी भीख में कहीं से एक साबुन का टुकड़ा और पुरानी फ्रॉक ले आई थी। उस पुरानी फ्रॉक को हाथ में ली तो उसे अपना पुराना घर याद आ गया और याद आई वो फूलों वाली फ्रॉक जो रोशनी ने उसे पिछले जन्मदिन पर दी थी। फ्रॉक हाथ में लेकर वो फूट फूट कर रो दी। इंसान चीख कर रो ले तो उसका दुख आधा रह जाए, लेकिन परी की किस्मत तो जैसे उसके गले की गांठ हो गई थी। ना वो चीख सकती थी, ना खुद को चीखते हुए सुन सकती थी। पूरे 75 दिन बाद वो नहाई थी। बाल उसने पहली बार अपने आप धोया था। वो साबुन आंखों में चला गया था। देखने वाले को पता भी ना चले कि उसकी आंखें लाल क्यों हो रही है। रात में चुपके से ठंडे पानी से नहाने और खूब देर तक गीले रहने से उसे ठंड लग गई थी। रात भर बुखार में तपती रही। वो अगले दिन भीख मांगने नहीं जा सकी। यूं भी उस दिन भर बारिश होने के कारण उसे भीख मांगने भेजने का कोई इरादा नहीं किया गया था। बाहर बरसते तेज पानी के आगे उसकी आंखों के आंसू कुछ नहीं थे। वो जमीन पर अपने लिए बिछाई जाने वाली दरी पर पड़े पड़े घर वालों को याद कर रही थी। तभी उसे अपने पैरों पर कुछ गीला सा लगा। उसने बड़ी मुश्किल से आंखें खोली तो देखा दरवाजे से पानी बहकर अंदर आ रहा था और दरी भीग रही थी। पानी का बहाव धीरे धीरे बढ़ रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। दरवाजे अधिकतर बाहर से बंद रहता है तो वो खोलकर भी नहीं देख सकती थी। पानी अब उसके टखनों तक आ चुका था। वो दौड़कर बाथरूम में गई और वहां पड़ी प्लास्टिक की चौकी को कमरे में लाकर उस पर खड़ी हो गई। उसने अपनी इकलौती गुलाबी फ्रॉक को खूंटी से उतार लिया और उसे अपने सर पर बांध लिया। उसे थोड़ी गर्माहट मिली, लेकिन बुखार में तप रहे शरीर पर जैसे जैसे पानी चढ़ता गया उसके बदन का ताप उतरता गया, लेकिन उसे महसूस हो रहा था जैसे शरीर के अंदर आग सी लगी है। इतने में दरवाजे जोर जोर से हिलते हुए दिखाई दिए, जैसे कोई बाहर से उसे धकेल रहा हो। उसकी आंखें चढ़ने लगी थी और आंखें बंद होने से पहले वो सिर्फ इतना देख पाई थी कि दरवाजा टूट गया है। पानी का सैलाब कमरे में दाखिल हो रहा है। चारों ओर से पानी जैसे क्रोध में आग बरसा रहा था। कहीं कोई जानवर ऊपर पानी में तैर आया था तो कोई घर उसकी आगोश में समा गया था। जगह जगह राहत के लिए भेजी गई नाव लोगों को बचाने के लिए जी जान से जुटी हुई थी। चारों ओर हाहाकार मचा हुआ था। पानी का क्रोध कम हुआ तो लोग अपने अपने घर वालों को ढूंढने निकल पड़े। कहीं निराशा हाथ आती तो कहीं आशा किसी बच्चे की किलकारी बनकर गूंज जाती और माँ की निगाहें बच्चे को खोजती हुई पूरी की पूरी पानी में डूब जाती। लेकिन परी, उसे खोजने कोई नहीं आया तो किस्मत उसे खोजने निकल पड़ी। कहीं दूर दरवाजे नुमा पटिया पर
सर पर गुलाबी कपड़ा बांधे कोई छोटा सा शरीर नजर आ रहा था। लोगों ने खूब आवाजें दी, लेकिन इतना करीब होते हुए भी वो आवाजें उसके कानों में नहीं पड़ रही थी। राहत सेना का एक नौजवान फौजी पानी में कूद पड़ा। सबने उसे सावधान किया, आगे ढलान है, जरा सी चूक हुई तो उसका खुद का शरीर इतने गहरे पानी में कहीं खो जाएगा, उसे पता नहीं चलेगा। वो फौजी अल्लाह ओ अकबर कहता हुआ पानी में आगे बढ़ता रहा और उसे पटिये को एक हाथ से निकालकर धीरे से किनारे तक खींच लाया। कमरे का जो दरवाजा परी के लिए बंद रहता था, वही उसकी किस्मत का दरवाजा बनकर उसे बचाने आया था। परी को राहत शिविर तक पहुंचाया गया। 2014 की कश्मीर बाढ़ का प्रलय किसी के लिए वरदान साबित होने वाला है, ये कोई नहीं जानता था। बुखार में तपते परी के शरीर को जब प्राथमिक चिकित्सा दी गई तो वो धीरे धीरे सामान्य स्थिति में आ गई। उससे बार बार उसका नाम पूछा जा रहा था, उसके माता पिता का नाम पूछा जा रहा था, लेकिन परी भला बोलती भी तो कैसे। वहीं शिविर में अपने बिछड़े बच्चों को ढूंढने आए अभिभावकों को परी से मिलवाया गया, लेकिन उनमें से कोई भी परी को अपनी बेटी बोलकर घर नहीं ले गया। शिविर खत्म होने लगे, सब लोग अपने अपने ठिकाने चले गए, लेकिन परी कहाँ जाती। जिस फौजी ने उसे बचाया था वो भी रोज मिलने आता था। उसे अब तक ये तो समझ आ ही गया था कि लड़की बोल सुन नहीं सकती। सरकारी कार्यवाही करते हुए ये कहकर वो परी को अपने घर ले आया कि जब तक उसके माता पिता नहीं मिल जाते वो परी को अपने साथ ही रखेगा और व्यक्तिगत रूप से भी उसके माता पिता को खोजने की कोशिश करेगा। परी फौजी के घर आ गई थी। फौजी की पत्नी ने बड़े प्यार से उसकी देखभाल की। उसके शरीर को ही नहीं, मन को भी स्वस्थ होने के लिए प्यार भरा वातावरण दिया। अपने घर से उस अपहरणकर्ता के घर और वहां से उस फौजी के घर 8 साल की बच्ची के साथ किस्मत न जाने कौन सा खेल खेल रही थी। रोशनी ने ऑफिस जाना शुरू तो कर दिया था, लेकिन परी का चेहरा रह रहकर उसकी आंखों के सामने घूमने लगता और आंसुओं में घुलकर उसके सीने में उतरता रहता। उसके सीने का पत्थर रेत ही नहीं, आंसुओं से भीग भीग कर दलदल बन चुका था, जिसमें धीरे धीरे वो खुद धंसते जा रही थी। घर से निकलना और घर पहुंचने के बीच का समय तो वो ऑफिस में काट ही लेती थी, लेकिन इस बीच के समय के दोनों ओर जैसे दो पहाड़ खड़े होते हैं, जिसे रोज दोनों समय लांघना उसके लिए बहुत मुश्किल होता था। आज भी कंप्यूटर में आंखें गड़ाए ऑफिस का काम कर रही थी। अचानक उसकी कलीग ने कहा, ये गुमशुदा बच्चों की ना जाने कब की फोटो लोग फेसबुक पर शेयर करते रहते हैं, सच की भी है या यूं ही लोग लाइक और शेयर के नाम पर कोई धंधा चलाते हैं, कुछ समझ नहीं आता। रोशनी जी, आप क्या करती हैं ऐसे स्टेटस का? रोशनी ने कहा, सच कहूं तो पहले मैं भी बकवास समझकर इग्नोर कर देती थी। अब लगता है यदि 100 में से कोई एक किस्सा भी सही है तो हमारे शेयर करने से बच्चे को खोजने में कोई मदद मिलती है, तो केवल एक शेयर करने से हमारा कौन सा समय या पैसा नष्ट हो रहा है, तो मैं कर देती हूँ। कलीग रोशनी की हालत जानती थी तो उसने हंसते हुए कहा, चलो एक काम करती हूँ, ऐसे स्टेटस में आपको भेज दिया करूँगी, आप लोगों को शेयर करते रहा कीजिए। श्योर कहकर रोशनी अपने काम में लग गई। शाम को ऑफिस का टाइम खत्म होने लगा तो उसकी ऑफिस की साइट के साथ उसने फेसबुक से लॉग आउट करने के लिए हाथ बढ़ाया ही था कि उसकी नज़र कलीग द्वारा शेयर की हुई पोस्ट पर अटक गई। पहले तो उसे लगा परी का चेहरा इस कदर उसकी आंखों में बस गया है कि हर बच्ची उसे परी जैसी दिखाई पड़ती है, लेकिन जब उसका शक यकीन में बदल गया कि नहीं ये परी की ही फोटो है, तो उसने तुरंत फोटो के साथ दिए नंबर पर कॉल किया। उस फौजी के मोबाइल की रिंग बज रही थी और इधर रोशनी के दिल की धड़कन इतनी तेज हो गई कि उसे लग रहा था कोई उसके सीने के दलदल से बाहर निकलने के लिए आवाज लगा रहा है। रोशनी उस दलदल में फंसी बच्ची का हाथ पकड़कर उसे खींचने की कोशिश कर रही है, लेकिन बच्ची का हाथ बार बार उसके हाथ से फिसल फिसल जा रहा था। रोशनी जोर जोर से घबराकर उठ बैठती है और जल्दी से लाइट जलाती है। आलोक उसे खींचकर अपनी बाहों में भर लेता है। रोशनी, अब तो यकीन कर लो परी लौट आई है।
आलोक रोशनी के बाजू में सो रही परी की ओर इशारा करते हुए कहता है। वो बोल नहीं सकती तो क्या हुआ, लेकिन उसके चेहरे के सुकून से साफ झलकता है कि जैसे वो कह रही है, मैं परियों की शहजादी, मैं आसमान से आई हूं। दोस्तों, 2014 की बाढ़ जो कश्मीर में आई थी, उसमें बची एक लड़की के वास्तविक जीवन की एक घटना है ये, जिसे हमने एक काल्पनिक कहानी के रूप में प्रस्तुत किया है। आपको ये कहानी कैसी लगी दोस्तों, जरूर बताइएगा अपने कमेंट्स के द्वारा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। हम ऐसे ही कुछ प्रेरक कहानियां लेकर हाजिर होते हैं फिर। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।